पढ़ाने वाली हूँ क्या, और फिर हम लोग आज शुरू ही कर देंगे. इट्स अ गुड डे टुडे, सो वी शुड स्टार्ट स्टडिंग. I would still request Neeraj to turn on his camera. He's not responding. Can you hear me, Neeraj? So yeah. तो बेटा आप जानते हो कि नीट का पेपर मैं थोड़ा सा आपको डिकोड करना चाहूंगी. आपने इसे, यू वांट टू से समथिंग, नीरज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन आई सी यू बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्योर श्योर. अपना कैमरा ऑन करो, बिकॉज यू आर नॉट विजिबल टू मी एंड सो इज अनमोल. देखो, अपना कैमरा ऑन करो, आराम से बैठ जाओ. हेलो नीरज, आराम से बैठ जाओ, शांति से पढ़ाई करो, बस बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ. सो आपने अभी नीट का पेपर देखा सब लोगों ने, मतलब एक्सेप्ट द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी. आपने नीट का पेपर देखा ना सबने इस बार? दिया Yes, ही ma'am. कोर्स है ना? सो क्या लगा इस बार के नीट के पेपर को देख के आपको, जो री नीट हुआ था स्पेशली? हालांकि पिछला वाला भी आई वुड नॉट से इतना फार बिहाइंड नहीं था इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. अच्छा ही था पिछला भी, और ये वाला तो काफी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. फिजिक्स तो मेरे कलीग्स बता रहे हैं काफी डिफिकल्ट था, बायो वाज इजी, ऐसा कुछ था ना? सो इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री हियर स्ट्रिक्टली, पता है मुझे लगता है कि जब आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो, तो आपको ना क्लियरली पता होना चाहिए कि हम किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं. उस एग्जाम का हर एक पॉइंट, उस कंपटीशन का हर एक चैलेंज हमें पता होना चाहिए. और फिर एक प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए उसके लिए, स्ट्रेटेजाइज्ड प्रेपरेशन जिसे बोलते हैं. और उस स्ट्रेटेजी को बनाने के बाद बेटा, जो कि हम आज बना लेंगे, उसके लिए हमें हाईली कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा. ये नहीं कि आज तो हमने बना ली अपनी स्ट्रेटेजी, शुरू शुरू में हमें एक एड्रेनलिन रश हुआ और हमने बना ली स्ट्रेटेजी, और धीरे 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 कंसिस्टेंसी खत्म हो गई. 2 दिन तक वो स्ट्रेटेजी मेंटेन रही और धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी खत्म होने लग गई. बस वहीं पे जो बच्चों की कंसिस्टेंसी ड्रॉप होती है, वो वापस से रीगेन करने की कोशिश नहीं करते, उसी में धीरे धीरे चीजें धीरे धीरे डाउन साइड में चली जाती हैं, तो वहां रिजल्ट आने में प्रॉब्लम होती है. लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, और अगर आप बीच में कभी ड्रॉप आता भी है, तो सक्सेसफुली दे कम आउट ऑफ इट एंड रिपेयर वट एवर इज डैमेज, एंड देन कीप ऑन प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली, तो वो डेफिनेटली रिजल्ट आता है. तो मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है. आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2003. पैदा हो गए थे तुम लोग तो तब से पढ़ा रही हूँ मैं. आई हैव प्रोड्यूस लॉट ऑफ रिजल्ट्स एंड मेरा कंट्रीब्यूशन भले ही थोड़ा कम होता है, बच्चों का ही होता है, क्योंकि हम लोग एज अ टीचर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 20% होते थे, कितना अच्छा टीचर क्यों ना हो. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ग्रास्प करते हो, उस पर कितना काम करते हो, कितनी कंसिस्टेंटली आप स्ट्रैटेजी पे काम करते हो. दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट फेयर एंड स्क्वायर. बाकी सब चीजें जो शोर आजकल मैं नेट पे सुनती रहती हूँ, इमोशन एंड ऑल दैट, नो नीड ऑफ ऑल दैट. व्हाट यू नीड इज जस्ट प्योर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है. कोई अगर ये बोल रहा है कि 15 दिन में केमिस्ट्री के इतने नंबर आ सकते हैं, 10 दिन में ये आ सकते हैं, जो आजकल के क्लिक बेट्स होते हैं, दे ऑल डजंट वर्क, दे डोंट वर्क एट ऑल. अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर कोई भी रैंक ले आएगा, है ना? सो केमिस्ट्री के पेपर की अगर हम बात करना बेटा, मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि पेपर स्ट्रिक्टली सिलेबस से ही था, जो एनटीए ने सिलेबस प्रोवाइड किया था. इट वाज स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम द सिलेबस. आप बोलोगे मैम कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिकल वाले भी थे, बट दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिलेबस. हाउ मेनी ऑफ यू नो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी सिलेबस का पार्ट थी बहुत स्ट्रांगली? पता है आपको? अच्छा खासा Yes, हो तो ma'am. बच्चे छोड़ के जाते हैं लिटरली, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन वहां से थे, राइट? तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिलेबस. बाकी स्ट्रिक्टली हमारे सिलेबस से पेपर आया था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस आया हो. लेकिन हाँ, क्वेश्चन की डेप्थ थी. क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि आपने एक फॉर्मूला लगाया, एक कॉन्सेप्ट लगाया, हो जाए. मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाने पड़ रहे थे, मल्टीपल फॉर्मूला लगाने पड़ रहे थे. एक फॉर्मूले से पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकले. ऐसा देखा आप लोगों ने? यू नीड टू रियली रियलाइज इट. पेपर को रिकॉल करो, अंडरस्टैंड करो कि अच्छा ऐसा था, इस बार ऐसा करना है, राइट? तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी हमेशा रिन्यू करनी चाहिए. हमें हमेशा एज ए टीचर आई रिन्यू माई स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग एवरी टाइम आई लुक एट द पेपर. मेरा जो टीचिंग स्टाइल होता है पिछले 5 साल के पेपर पे बेस्ड होता है. एंड जो लास्ट पेपर था वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारी टीचिंग स्ट्रैटेजी. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो तो यही ध्यान रखना है बेटा कि हमें सिलेबस ही पढ़ना है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैम अरे ये जेई एडवांस में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, उसमें वो क्वेश्चन आया था. यार, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के सिलेबस को ही पढ़ो, लेकिन उसको बिल्कुल दिल खोल के पढ़ो. एवरी नुक एंड कॉर्नर, इवन अ सिंगल
वर्ड शुड नॉट बी लेफ्ट अनरेड फ्रॉम द सिलेबस। और प्लस उस सिलेबस की डेप्थ में कितने तरह के सवाल आ सकते हैं। मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजी देखोगे, मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है, क्योंकि जब कंपटीशन के लिए पढ़ा जाता है ना बेटा, तो हम मान लीजिए टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से गिन के ये सवाल पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये, और सारे सवाल कवर कर लेने चाहिए हमें। दैट शुड बी द हार्डकोर स्ट्रेटेजी टू क्रैक एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम। एज ए टीचर सिंस आई नो कि भाई इस टॉपिक में से कितने टाइप के सवाल पूछ सकता है। सो बस टीचर का यही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपकी इस तैयारी के अंदर, कि वो उसको पता है कि इस पे क्या क्या सवाल, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, कि इस पे कितने टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो सारे सवाल कवर कर रहा है मेरा ये जो टॉपिक मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं, ये मेरे लिए मेक श्योर करना इंपॉर्टेंट होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, ग्रास्प करना। लेकिन बेटा सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट दिस, एंड टेल मी कि इनमें से क्या क्या चीजें आपने की थी या क्या क्या नहीं की थी। क्योंकि जब तक आप ये पता नहीं लगाओगे कि कहाँ गड़बड़ रह गई थी ना पिछले साल, समझ रहे हो, इस साल जो आपने पढ़ाई की उसमें कहाँ कमी रह गई थी, उस कमी को ही रिफाइन नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट कैसे रिफाइन होगा। इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका जो भी थ्योरी है, जो भी टॉपिक्स हैं, दैट शुड बी फुली कवर्ड। टॉपिक्स तैयार करने हैं आपको, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर पे आपको कमांड स्टैब्लिश करनी है। सिर्फ ये नहीं, अब मैं देखती हूँ हमेशा जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैंने सब में पढ़ा हुआ है बेटा, ऑलमोस्ट सबने पढ़ा है, थिंक ऑफ इतना लंबा टीचिंग करियर है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट होने का ठप्पा लग जाता है, बस सिलेबस कंप्लीट करना है, अब तक सिलेबस कंप्लीट होकर ठप्पा लग गया, बच्चे को समझ में आए या ना आए, दैट्स नोबडीज कंसर्न। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, बट हियर इट इज अ ह्यूज कंसर्न ऑफ माइंड। और इसीलिए मैं चाहती हूँ, इसलिए मुझे ऐसे पढ़ाना, आराम से बैठ के अपने हिसाब से पढ़ाना, अपने तरीके से, अपने स्टडी से पढ़ाना बहुत पसंद है, कि मैं दिल खोल के आपको तब तक समझा सकती हूँ समझ में ना आ जाए, राइट। तो टॉपिक की 100% अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको टॉपिक ही क्लियर नहीं है, आप उसके क्वेश्चंस को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो टॉपिक की क्लैरिटी का मतलब ये है, वो तो खैर एज ए टीचर मेरा काम है, आपको समझना है, और पढ़ते वक्त को बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, जो मैं चीजें बता रही हूँ आप बाकी सब्जेक्ट्स में जहां भी आप पढ़ते हो वहां भी अप्लाई कर सकते हो बेटा। आपके अंदर से हेजिटेशन खत्म हो जानी चाहिए, टीचर से क्वेश्चन पूछने की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कि मैम ये एक पॉइंट क्या था जरा दोबारा बता दीजिए। हालांकि हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि क्लास में इतनी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़े कि हमें समझ में ही आ जाए, दैट विल सेव अ टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि फालतू में क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स अ वेरी मैच्योर वे टू डील विद इट, राइट। तो आपको डेफिनेटली कोशिश करने की समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो यू हैव ऑल द राइट टू आस्क द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दैट you have all the right. I don't know whether I should say this or not, but you have paid for it. You have full right to ask questions. ये समझना होगा आप लोगों को। बच्चे पूछते नहीं सवाल, पता नहीं क्या लगता है, मैम क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, सोचना होना है। अब जब रिजल्ट आता है तब भी तो क्या सोचेंगे वाली चीज आती है ना, दूसरे क्या सोचते हैं उसको दिमाग से निकाल दो। आपको अपना इस वक्त सुप्रीमली सेल्फिश बन के काम करना पड़ेगा। तो मैं बता रही हूँ, टॉपिक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप उस सब्जेक्ट को पसंद नहीं कर पाओगे ना, तो पढ़ कैसे पाओगे। यू हैव टू स्टार्ट डेवलप लाइकिंग टुवर्ड्स द चैप्टर। वो तभी होता है जब टॉपिक्स क्लियर हो। तो टॉपिक्स कवर करेंगे, वो तो करेंगे, क्लासरूम नोट्स आपको मिलेंगे। देखो क्लास में जब मैं पढ़ा रही होंगी, तो जो भी स्क्रीन पे लिखा होगा वो सब आपको क्लासरूम नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। तो आप डेफिनेटली आपको क्लास के दौरान भी नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में मैम जब बाद में क्लास फिनिश कर देंगी तब हम बैठेंगे दोबारा से एक एक चीज को लिखेंगे, दैट्स अ टाइम वेस्ट। यू हैव टू सेव टाइम बच्चों। आपको ऐसे पढ़ना है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैक्सिमम टाइम शुड बी टू इवेलुएट, क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना और इवेलुएट करना। दैट इज द मेन थिंग। नेट प्रैक्टिस करनी है हमें ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं कि सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हैं अलग अलग कलर के पेन से बाद में बैठ करके। तो क्लासरूम नोट्स प्रोवाइड करने का ये होता है कि मान लीजिए क्लास में जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप नहीं कुछ पॉइंट नोट कर पाए जल्दबाजी में या किसी कारण समझने में, क्योंकि आपका ज्यादा ध्यान था तो वो पॉइंट नहीं नोट कर पाया। हालांकि मैं इनफ स्पेस से पढ़ाऊंगी, आपको टाइम दूंगी, आप चेक करना। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं लिख पाए, तो आपके पास नोट्स हैं जो मैं आपको क्लास के बाद देने वाली हूँ, जिनको आप रेफर कर सकते हो, राइट। पहली चीज तो क्लासरूम नोट्स आपको तुरंत क्लास के बाद मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको क्लास के 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर मिल जाएगा। अभी तो शुरू में मैं अपने 3-4 लेक्चर्स जो भी डेमो लेक्चर्स है उनको मैं अनलिस्टेड करके यूट्यूब पे डालती हूँ, तो वो लिंक के थ्रू खुल जाएंगे। लेकिन आफ्टर दैट आपको अपना ईमेल आईडी मुझे देना पड़ेगा, जिससे मैं आपको लेक्चर्स मेल करूंगी, एंड दैट बी स्टिल अ यूट्यूब लिंक, लेकिन वो आप तभी खोल सकते हो जब आपने
आप उसी आईडी से लॉग इन करते हो, कोई नहीं खोल सकता उसको। तो ये दो चीजें जब हमारे पास है, तो क्लासरूम नोट्स, मैं ये नहीं कह रही क्लासरूम नोट्स खराब बनाने चाहिए, अच्छे बनाने चाहिए, अच्छे सजा, अच्छे का नहीं, सजा सजा के बनाओगे इसको, अच्छे मतलब शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर टू गो थ्रू once you're revising it. Please make sure of this. Things should be clear कि जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, नोट्स क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो नोट्स, इसलिए बना रहे हो ना कि मुझे पढ़ो तो आपको याद आए, चीजें रिवाइज हो जाए, यही पर्पस है ना नोट्स का। उसकी सजावट देख के थोड़ी बहुत खुश हो रहा है कि अरे वाह मैं कितना बड़ा कलाकार हूँ, ये थोड़ी करना है, राइट? सो वी आर डूइंग दैट टू फॉर आवर रिविजन टू बिकम सिंपलर फॉर अस, है ना? तो क्लासरूम नोट्स का पर्पस समझो, एवरीथिंग दैट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट शुड बी देयर इन योर नोट्स, और वो आपको क्लासरूम नोट्स हमारे पीडीएफ में कुछ छूट जाएगा तो मिल जाएगा, तो उसकी बहुत बड़ी टेंशन नहीं लेनी है। क्लास में पढ़ते वक्त, चाहे आप मेरी क्लास में पढ़े या किसी और की भी क्लास में पढ़े, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये छोटे छोटे चेंजेस नुआंसेस जब आप अपने आप टीचिंग अपने पढ़ने के स्टाइल में लेकर आते हो ना, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू, ट्रस्ट मी। जो नहीं हो रहा था वो होने लग जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, नंबर दिखने लग जाएंगे, अपने इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाएगा। सो यू हैव टू डू दैट, ब्रिंग दैट चेंज इन योर स्टडी स्टाइल। सो क्लासरूम नोट्स मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको, ये चीज आपकी कवर हो जाती है क्लास में टीचर कैसे आपको डिलीवर कर रहा है लेक्चर, और आपका टॉपिक कैसे कवर हो रहा है। दैट्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट बट नॉट ऑल ऑफ इट, क्योंकि जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, यही है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। चाहे आपको भगवान आके पढ़ा ले, लेकिन जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इस चीज में कमी थी ना पिछले साल। और हाँ, क्वेश्चन भले प्रैक्टिस किए हो बच्चों ने, मैम एक बच्चा मुझे बता रहा था, मैम मैंने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं इस टॉपिक के, फेंकने की लिमिट देखो जरा। और टेस्ट में जो है, मैं टेस्ट ले रही थी, मतलब वो समझ जाएगा वैसे, वो ही ना डॉक्टर हो तो बहुत पुरानी बात है। तो हुआ ये कि मेरे टेस्ट में उसके नंबर कम रह गए थे, तो मैंने उसे डांटा, बोला मैम मैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो गए थे, मैंने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे इस बुक से, इस बुक से, इस बुक से, फिर नंबर क्यों कम रह गए? ऐसा होता है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो नंबर क्यों कम रह गया, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। इट इज जस्ट important information कि question practice is the most important part of your entire preparation strategy, क्योंकि यही करना है ना एग्जाम में जाके, बबल्स के अंदर आपको थ्योरी थोड़ी लिख के आनी है, आपको सही बबल को फिल करना होता है ना, गेटिंग द राइट आंसर, तभी तो उससे नंबर मिलेंगे। थ्योरी का क्या करोगे, अचार डालोगे? क्या करोगे थ्योरी का, जाके पढ़ाने वाले हो किसी को? नो, व्हाट मैटर्स इज द करेक्ट आंसर इन द फाइनल एग्जाम, और आंसर लाने का ही आपको आदत डालनी है, सही आंसर लाने की आदत डालनी है आपको, वो कब डलेगी, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। दैट्स वेरी फेयर एंड स्क्वायर। तो कैसे करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई एम कमिंग टू दैट वेरी सून। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पर वो सही हो रहे हैं कि नहीं, क्या मैं उस टाइम कंस्ट्रेंट में क्वेश्चन, क्योंकि नीट के एग्जाम का, एंड दैट दैट्स हाउ इट सेपरेट्स फ्रॉम जेई ऑल्सो, सबसे बड़ा जो चीज होती है ना, वो ये होती है कि टाइम कंस्ट्रेंट। महसूस किया आपने, टाइम छूट गया, क्वेश्चन टाइम कम पड़ गया, बिकॉज चलो इस बार 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गए, आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे या नहीं, वैसे भी सीबीटी मोड में एग्जाम होने के चांसेस है, मतलब ऑलमोस्ट श्योर ही है। लेकिन आपको 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में करने होते हैं, अदर देन द 15 मिनट्स वर्क दैट यू डू फॉर फिलिंग द, इसी बार हुआ है वो भी। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट में करने का मतलब 1 मिनट फॉर एक क्वेश्चन। आप टीचर को भी कह दोगे ना कि 1 मिनट में सारे क्वेश्चन एक एक मिनट देके कर दो, तो वो भी नहीं कर पाएगा बेटा, सीरियसली, बिकॉज 1 मिनट में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देना इज नॉट इजी, इट्स नॉट ऑलवेज हैपनिंग काइंड ऑफ थिंग। डू यू रियलाइज दिस चैलेंज ऑफ दिस पेपर? यू नीड टू रियली रियलाइज इट, फील इट। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम 10 से 20 सेकंड लग जाते हैं, बचे आपके पास कितने, 40 सेकंड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। और वो 40 सेकंड का पैनिक ना कुछ भी करवा जाता है, एक छोटी सी गलती फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सवाल। तो दैट इज द मेन थिंग, अंडरस्टैंड दैट एंटायर फैक्ट कि 1 मिनट मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। और मैम कह रही है कि ये करना मुश्किल है, टीचर्स भी फंस जाते हैं कभी कभी, तो 1 मिनट में तो टीचर भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या है कैसे ये क्रैक करें इस प्रॉब्लम को? तो बेटा इसका सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जिसमें मैं और ढंग से आपको बताऊंगी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हमें इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं एट द एंड ऑफ द एग्जाम, और उन क्वेश्चन को रिवाइज भी कर लेना है। आप एक छोटा सा एक कैलकुलेशन देखो, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन, आपके एग्जाम को
8 महीने मान लेते हैं, हालांकि ज्यादा है, पर मैं 8 मंथ्स का टाइम लगा रही हूँ। 8 मंथ्स मतलब 240 डेज। सोचो हर दिन आप मिनिमम 50 क्वेश्चन करते हो, मिनिमम 50 क्वेश्चन करते हो, कितने हो गए? 11,000 सवाल हो गए। 11,000 सवाल में से एग्जैक्टली 180 में से मैं कहती हूँ 100 क्वेश्चन कम से कम आ सकते हैं, बिल्कुल उठ के आ सकते हैं कि नहीं? सो अगर पेपर आउट हो गया, बोलना नहीं चाहिए, आज के पेपर आउट बोलना भी बड़ा घबराहट वाली चीज है, यू नो, बट यू नो आई मीन राइट। उन 100 क्वेश्चंस को आप पढ़ते ही टिक कर लोगे, दैट दोस क्वेश्चन विल नॉट, ये 100 नहीं, ज्यादा आएंगे इससे ज्यादा, क्योंकि ये जो 11,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इनको इसे 50 क्वेश्चन एवरीडे की बात बता रही हूँ, एंड दैट टू इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आप देखते रहे, तो वो सवाल से टीचर नहीं कर देते कि कभी कोई क्वेश्चन लेकर आते हो, डाउट लेकर आते हो, अच्छा ये सवाल इसमें तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो चीज लेकर आनी है आपको अपने अंदर, जैसे टीचर के अंदर होती है ना कि क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें बेटा ये करना है, ये करना है, ऐसा आंसर आ जाएगा। आपको ऐसी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी अपने अंदर डेवलप करनी है। वो कैसे करनी है वो आपको मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, मैं आपसे कह रही थी 11,000 सवाल में से 100 सवाल आने के चांसेस पता है कितने ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, निकाल के देख लो परसेंटेज, जिनको आप सिर्फ टिक कर रहे होंगे, that those questions will not consume the entire 1 minute time। तो जो टाइम बच गया होगा, that be available for those 80 क्वेश्चन, जिनको वो भी तुम्हारे पढ़े हुए होंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पूछे होंगे, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया, हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, दे जस्ट नीड अ लिटिल मोर टाइम एंड यू कैन सॉल्व दैट। डू यू थिंक दिस इज डूएबल नाउ? डू यू थिंक दिस इज डूएबल? किया जा सकता है? नहीं, ये कोई इम्पॉसिबल ऐसा थोड़ी होता है, मैडम वाली चीज तो नहीं लग रही आपको? मैडम क्या आप कह रही है ऐसा थोड़ी होता है? ऐसा होना कितना सिंपल है देखा जाए तो। यार 50 क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी, एंड दैट टू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स मिलाकर, यानी कि ईच सब्जेक्ट लगभग 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन करने रोज कंसिस्टेंसी के साथ। 11,000 क्वेश्चन करके आप इजीली अपना ये पूरा जो एग्जाम का टाइम कंस्ट्रेंट वाला फैक्टर से क्रैक कर सकते हो। एक्चुअली सोचो क्यों नहीं, ये कितना सिंपल साउंड कर रहा है इस वक्त पे, 10-12 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट एवरी डे, फिर भी बच्चे क्यों नहीं कर पाते जानते हैं? पूछना खुद से, क्यों नहीं कर पाए हम एक चीज, क्या कमी रह गई? आस्क योरसेल्फ, वेरी इंपैरेटिव, बहुत जरूरी है आप पूछे और उसका पता लगाए। खैर, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में कैसे करना बताती हूँ, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर लिए, लेकिन एग्जाम में यू नो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके या जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें मार्क्स उतने नहीं बन पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एक और चीज की जरूरत है, दैट इज टेस्ट देना, इवेलुएट करना खुद को कि मैं टेस्ट में ऐसा कर पा रहा हूं या कर पा रही हूँ कि नहीं। am I being able to deliver what I learned onto the paper with it, पेपर का ना, जब आते कि मैं आज टेस्ट है तुम्हारा, आज एग्जाम है, आज टेस्ट है, तो दिमाग ना अलग लेवल पे होता है उस वक्त। अगर मैंने बोला बच्चों चलो मैं पढ़ाऊंगी बाद में, पहले 15 मिनट का ऐसी एक इंट्रोडक्टरी टेस्ट लेती हूँ, आपका मूड चेंज हो जाएगा दिमाग का बिल्कुल। अरे टेस्ट लेने वाली हूँ, टेस्ट, ओ माय गॉड, एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट टेस्ट? ये टेस्ट टेस्ट वर्ड, ये एग्जाम वर्ड अपने आप ही एंग्जाइटी क्रिएट करता है सबके अंदर, मेरे अंदर भी करता है। मुझसे कोई बोले कि मैडम या मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊं या कुछ करने जाऊं, तो ये चाहे कितने ही तुम कुछ भी ये महान लाइक कितने भी नॉलेज क्यों ना हो सब्जेक्ट को लेकर, बट स्टिल व्हेन देयर इज अ चांस दैट यू आर बीइंग इवैल्यूएटेड, आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो थॉट ही ना आपके दिमाग को अलग जोन में ले जाता है। सेम थिंग हियर, टेस्ट में उस और ऊपर से वो टाइम कंस्ट्रेंट कि मैडम आपको सब आता होगा लेकिन आपको टेस्ट देना है, आपको 10 क्वेश्चन 5 मिनट में करके दिखाने हैं। Now how cool I am in those 5 minutes? Have I taken the pressure of those 10 minutes or those 5 minutes in my head कि 10 क्वेश्चन 5 मिनट कैसे करूंगी मैं ये सोचने में, आधा दिमाग तो ये सोचने में लगा कैसे करूंगी, नहीं कहा तो बेइज्जती हो जाएगी, इतने साल से पढ़ा रही हूँ यार, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं तो आधा दिमाग तो ये सब सोचने में बिजी है, इन्हीं सब पंगों को सॉल्व करने में बिजी है कि यार ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आधा दिमाग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा? पर सोचो somebody who's cool and composed, देखा जाएगा जो होगा, मैं जो पढ़ा उसको डिलीवर करना है, मुझे जो आता है मुझे वो डिलीवर कराना है। एंड प्लस यही जो मॉक ड्रिलिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत ईज में ले आना पेपर को लेकर। केयरलेस होने को नहीं कह रही हूँ, पेपर को लेकर केयरलेस कभी नहीं होना कि यार टेस्ट है तो होते रहते हैं, चलो मारो टिक 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 चलो आओ। नो, डोंट बी केयरलेस, बी केयरफुल, लेकिन डोंट बी केयरफुल ऑफ द टेस्ट बट डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। और वो एकदम ये नहीं कि बच्चों स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए टेस्ट के अंदर, अच्छा मैम नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेंगे, ऐसे नहीं हो जाता है सब सॉल्व।
सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग विद गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट. टाइम कंस्ट्रेंट पे काम करोगे आप, थोड़े थोड़े टेस्ट इवेल्युएशन के दौरान आप समझोगे कि टेस्ट के टाइम में मुझसे क्या गलतियां हो रही है. टेस्ट दीजिए, टेस्ट को इवेल्युएट कीजिए और फिर इंप्रूव कीजिए और रिपीट कीजिए. टेस्ट, इवेल्युएट, इंप्रूव एंड रिपीट, ये दो चीजें ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये, दैट इज द रियल मंत्रा टू क्रैक एनी कॉम्पिटिशन, एनी. आई हैव क्रैक्ड अ लॉट, लेट मी टेल यू. और मेरी क्लास में आपके हर टेस्ट का डिस्कशन होगा. आई बिलीव कि ईच टेस्ट शुड बी डिस्कस्ड. डिस्कशन का मतलब जैसे आपके, आप देखोगे खैर पहले ही हफ्ते में एक छोटा सा टेस्ट लोगे, बहुत छोटा सा, परेशान होना कि पहले हफ्ते में टेस्ट ले लेंगे, छोटा सा, जस्ट टू लेट यू नो कि यहाँ पे टेस्ट कैसे होते हैं और फिर उसमें डिस्कशंस कैसे होते हैं और फिर इवेल्युएशन करके आप इंप्रूव कैसे करते हो. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई क्लासेस. और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वापस आ रही हूँ. और एक महीने में एक बार, एक 15 मिनट का, आधा घंटे का मैं स्ट्रेटेजी सेशन भी लेती हूँ. मतलब यही टू अंडरस्टैंड कि व्हाट प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू इन योर स्टडीज, क्या दिक्कत आ रही है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, राइट. तो आते हैं वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है बेटा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का. तो आपके पास पहले तो ना, आपको ना फैलाना नहीं है चीजों को. योर डेस्क डेस्क शुड बी क्लीन. आपकी जो स्टडी डेस्क है वो क्लीन होनी चाहिए. अब अभी देखो क्लीन है क्या वो, या किताबें भरी हुई है, उस वैसी किताबें, इस दीदी की किताबें, भैया दीदी भैया की किताबें बहुत होती है. किसने बोल दिया भाई ये वाली बुक करो तो मुझसे होता है भैया, वो वाली करो, चैट जीपीटी प्लस, क्या क्या चल रहा है. यू डोंट नीड ऑल दैट. पेपर देखो जरा, लुक एट द मासूम पेपर. किसकी डिमांड इतनी है नहीं, इतना आप परेशान हो रहे हो कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, ये ना रह जाए वो ना रह जाए. इसकी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि टॉपिक क्लियर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट रिलेटेड, दैट्स इट, खत्म. इतना ही करना है. सो यू शुड हैव अ क्लियर कट. जो भी आपका क्वेश्चन बैंक, वैसे मैं हर टॉपिक का क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी, पीडीएफ ऑफ क्वेश्चंस, वेल रिसर्च. वैसे तो वेल रिसर्च का सब एक जैसे ही होता है बेटा, लेकिन यस मेरे टेस्ट में, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो एक रिसर्च तो है ही, ऊपर से ये भी है कि पिछले सालों में क्या चेंज हुआ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन वैसे आप मेरे दिए हुए तो करोगे ही, उसका एक प्रॉपर तरीका बताऊंगी. ये आपके पास जो भी सोर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस हैं, उनके भी डाउट्स लेना, मुझे डाउट्स लेना बहुत पसंद है. बेसिकली आई जस्ट लव डूइंग दैट, क्योंकि मुझे अपने टाइम में, जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे डाउट्स उतने क्लियर नहीं हो पाए बेटा. तो वो एक अंदर, मेरे अंदर है, कि यार बच्चे के डाउट क्लियर, तो कितनी खुशी होती होगी उसे, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता होगा. सो दैट थिंग इज देयर इन मी. दैट्स व्हाई आई डू दैट. आई हैव स्पेशल क्लासेस, डाउट सेशंस फॉर दैट, बाय द वे. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए. मान लीजिए आपके पास कोई टॉपिक है, उसके आपके पास 150 क्वेश्चन है मिनिमम. सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से शुरू कर लेते हैं. 150 क्वेश्चन की मैंने आपको एक पीडीएफ दी. वैसे तो टाइम बाय टाइम भी आपको पीडीएफ छोटी छोटी मिलती रहेंगी, क्वेश्चंस क्लास के एज अ होमवर्क मिलते रहेंगे, लेकिन जो ओवरऑल पीडीएफ है क्वेश्चन की, जो लास्ट में मिलती है, दैट इज 150 क्वेश्चंस. आप उन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सॉल्व करना शुरू कर दो. सॉल्व कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 150 एक दिन में सॉल्व कर दो, 50-50 के 3 दिन में कर सकते हो, और छोटा कर लो चाहे तो, जो भी आपके रीच में हो, लेकिन करने हैं कंप्लीट. बिफोर आई गिव यू 1 वीक टाइम, 1 वीक का टाइम दूंगी, फिर इसका डिस्कशन होगा मेरा. ठीक है, 150 क्वेश्चन देने के बाद 1 वीक का टाइम देगा, फिर डिस्कशन होगा. अब इन क्वेश्चंस को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे करते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं बताती हूँ कैसे करते हो. पहला क्वेश्चन ट्राई किया, पीछे आंसर देखा, सही है, चलो ठीक हो गया. दूसरा क्वेश्चन ट्राई किया, ये दिया ये दिया ये दिया, सॉल्व किया, पीछे देखा आंसर, अरे आंसर तो ठीक नहीं आ रहा है, ओ अच्छा ये गलती कर दी, अच्छा अच्छा आ जाएगा, फिर तो ऐसा करूंगा तो आ ही जाएगा, मैंने गलती कर दी थी, हो गया. यू गेट दिस. थर्ड क्वेश्चन, ये दिया है, ये आंसर आ गया, पीछे आंसर देखा, अरे तो डिफरेंट आ रहा है, अरे मैंने ये वाली गलती कर दी थी, अच्छा फिर तो हो ही जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, आंसर हो गया, मतलब ये दिया है, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया, पीछे चेक किया, सही है, ठीक है. देख लो कैसे कर रही हूँ मैं. कुछ कुछ हल्का हल्का सा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, फॉर्मूला लगा रही हूँ, आंसर ला रही हूँ, पीछे देख रही हूँ. आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ओ आ ही जाएगा, और ओ करके नहीं आया तो वो सर्वर बना देते हो कि ये हमारा डाउट. यही होता है ना, ऐसे करते हो ना, मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं. नहीं करते तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि 150 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन चाहे वो आसान हो चाहे वो डिफिकल्ट हो बेटा, आपको हर क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है. यू आर एक्चुअली लेटिंग
यू एक्चुअली बीइंग कंप्लीटली अवेयर ऑफ दैट क्वेश्चन कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत अवेयरनेस के साथ टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये ओके, ये दिया है ऐसा ऐसा, ये अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट आता है, ये इस तरह का सवाल आता है, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है, तो हम ये सोचते हैं, ये सोचते हैं, ये सोचते हैं, फिर आप सॉल्व करोगे। आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो एक छोटी सी कोशिश दोबारा कर लोगे, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दिस इज माई डाउट, दिस इज माई डाउट। मतलब एक एक क्वेश्चन पे टाइम लगाओगे, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम में नहीं लगाना पड़ेगा टाइम, अगर अभी लगा लोगे। अभी एग्जाम में सब पैनिक करोगे, तो एग्जाम चलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा, एग्जाम चल रही, जल्दी कर लेते हैं। यू नीड डोंट नीड टू पुट अ नंबर ओनली कि मैंने, जैसे वो बच्चे की बात करते थे ना कि मैम 1000 क्वेश्चन किए थे मैंने। भैया तुमने 1000 क्वेश्चन कर दिए, तो मैंने कौन सा किसी मंगल ग्रह से क्वेश्चन बनवा के मंगवाया क्या? वही क्वेश्चन है भाई जो मैंने पढ़ाए, उन्हीं उन्हीं पे बेस होगा, जो 1000 क्वेश्चन तुमने किए उन्हीं में से क्वेश्चन दिए होंगे मैंने। और कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन? समझ रहे हो? तो फिर क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया गया। तो एक एक क्वेश्चन को तराशना है। 150 क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाने चाहिए, जो आपको आ गए, जो नहीं आए वो डाउट में आप मुझसे पूछोगे ही। कि मतलब अगर आपसे नींद में कोई पूछे ना कि भाई वो जो क्वेश्चन था उसको ये सॉल्व करना, तो नींद में जवाब दे दो उसको। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी इज द वर्ड, क्लैरिटी इज द की। क्लैरिटी कि ये क्वेश्चन को ऐसे करना होता है कि एग्जाम में दोबारा पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा या दूंगी। लेकिन सुनो, पहली बार आपने क्वेश्चन सारे ट्राई कर लिए, 150 क्वेश्चन कर लिए, और अब 150 क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आपने डाउट पूछ लिए। डाउट पूछने के बाद जो डाउट आपने पूछे है ना बेटा, वो पूछ के बच्चों को लगता है तो ये मेरे डीएनए में घुस गए सीधा। डाउट आ गए, ये मेरे डीएनए, वो तो मेरे बच्चों को भी बताऊंगे डाउट्स होने वाले, ऐसा लगता है। पर एक्चुअली जो डाउट्स आपने पूछे हैं ना, वो समझ में तो आते हैं। टीचर आपको, टीचर का काम ही क्या है कि बच्चों को ये लगे कि समझ में आके समझाने का काम है, तो आपको लगेगा कि हाँ 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 ऐसे तो होगा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर आपको वो सारे डाउट जो आपके आए थे ना, उनको रिसॉल्व करना है। एक ही बार में सॉल्व होने चाहिए, फिर आपसे वो, फिर ओ नहीं होना चाहिए। अगर एक बार में नहीं हो रहा ना, फिर सर्कल कर लो, ये फिर आपका डाउट है। 150 क्वेश्चन की मुट्ठी में लाना है आपको, राइट? तो पहले 150 क्वेश्चन किए, उसमें 50 डाउट आए सब या ज्यादा आया, डोंट केयर, जितने भी आए वो आपने डिस्कस कर लिए क्लास में। उन 50 डाउट्स को दोबारा किया कि अच्छा मैं भी तो करके देख लूं, मुझे समझ में आया कि मैंने तो समझा दिया, सॉल्व हो जाएंगे, राइट? उसके बाद जब आप इस चैप्टर का, मान लो मैं टेस्ट लूंगी आफ्टर अ वीक और 2, तो इस 150 क्वेश्चंस को आपको टाइमर लगा के फिर से सॉल्व करना है बेटा। टाइमर लगाएगी, जैसे 150 क्वेश्चन में 75 को ब्रेक कर लो, 75 क्वेश्चन के लिए अपने आपको 75 मिनट्स दे दो, और फिर सॉल्व करो सारे क्वेश्चन एक साथ, देखो उनके आंसर्स पीछे। अभी भी कुछ गलत जरूर होंगे, मैं लिख के दे रही हूँ। 3 रिफाइनमेंट्स करने पड़ते हैं हमें हर क्वेश्चन में। ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मैं नहीं बनाती हूँ स्ट्रेटेजी। इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, टॉपर्स, उन लोगों को मैंने देखा कि क्या अलग कर रहे हैं बाकी लोगों से यार, तो उनको देख के समझा अच्छा है, तो ये कर रहे क्वेश्चन के पीछे पड़ते हैं वो लोग, लिटरली आफ्टर द क्वेश्चंस, एंड दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज देयर। समझ आ रही है बात? तो 3 लेवल्स पे आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन, चाहे भले क्वेश्चन का नंबर 150, 150 से आप 1000 कर लो, करो कुछ भी नहीं, समझ मेरा फायदा नहीं है। आप 150 क्वेश्चन करो, लेकिन वो 150 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। और ज्यादा कर सकते हो ज्यादा करो आप और भी, लेकिन इतना करने के बाद टाइम बचे तो कोई क्वेश्चन देखना। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपको हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को 3 फिल्टर्स देने हैं। पहला, ढंग से उनको सॉल्व करोगे, उसमें डाउट्स आएंगे, डाउट्स पूछोगे, पूछने के बाद डाउट्स को दोबारा से अपने लेवल पे चेक करोगे, और फिर टेस्ट के टाइम पे या कभी भी आपको लगे कि इसको रिवाइज कर लेता हूँ, उनको फिर फिल्टर करोगे। कैसे? आप उन क्वेश्चंस को डिवाइड, 150 है तो 75 75 कर लो, या थोड़े कम कर लो, जो भी आपकी रीच में हो। टाइमर लगाओ घड़ी में और शुरू हो जाओ बस। फिर भी डाउट आएंगे, लिख के दे रही हूँ, फिर उनको दोबारा से करेंगे। तो ये 3 काम तो करने हैं हर चीज को लेकर के। और टेस्ट होगा, टेस्ट इवेल्युएशन, जहां पे गलतियां होती है ना, बस वहीं पे काम करना है। अच्छा, इसका मतलब इस टेस्ट में मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट के मार्क्स आए, आपने इवेल्युएट किया, डिस्कशन किया, आपने मुझसे इस टेस्ट में, सपोज मैंने 45 क्वेश्चन का टेस्ट देती हूँ जनरली, कभी कभी कम भी देती हूँ, छोटे टेस्ट है तो उसमें से मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन गलत हो गए, वट एवर, तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ना मत कि यार ये 4 क्वेश्चन गलत क्यों है मेरे, क्या मुझे 4 क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ क्या, या मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पर उसकी एप्लीकेशन में दिक्कत है, मैम से बात करता हूँ या करती हूँ
या फिर सिली मिस्टेक कर दी, ठीक से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, इस यूनिट में दिया था इस यूनिट में पुट कर दिया मैंने, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, विच इज वेरी सैड बाय द वे, डोंट डू दैट। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या इसमें तो विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा था, मैंने करेक्ट पढ़ लिया और करेक्ट टिक कर दिया। सिली मिस्टेक्स को सिली मिस्टेक बोलना नहीं चाहिए, ये सिली नहीं होती है, क्योंकि सिली मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स उतने ही घटेंगे, नेगेटिव उतना ही होगा, समझ रहे हो। तो बेटा ये है हमारे फुल ऑन स्ट्रैटेजी ऑफ द एंटायर सिलेबस। आपका सिलेबस नीट का फरवरी में खत्म हो जाता है इस बार, और मार्च एंड अप्रैल 2 महीने में इसका प्रॉपर रिवीजन करवाती हूँ, बहुत बढ़िया रैपिड रिवीजन करवाती हूँ। मतलब मैंने आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बहुत ही फैंटास्टिक नोट्स बनाए रैपिड रिवीजन के। सो वो, और उसके बाद आपका एग्जाम है। तो ये स्ट्रैटेजी रहती है, बहुत सिंपल सी हमारी क्लासेस होती है, आप लोग देख ही रहे हो, मैं बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करती हूँ। अगर बच्चे आते हैं अच्छी बात है, लेकिन 50 से ज्यादा स्टूडेंट मैं इस क्लास में रखूंगी ही नहीं, अगर आते हैं तो ठीक है, जितने हैं उतनों को भी मैं पूरी मेहनत से पढ़ाती हूँ बेटा, बिकॉज बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ, सिर्फ इतना हूँ कि बच्चे रिजल्ट लेकर आए मेरी क्लास में है। तो एक बात मैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं उन बच्चों को भी पढ़ाती हूँ जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, जैसे कि डेली वेजर्स या मेड्स वगैरह, इस तरह के अगर कोई भी स्टूडेंट्स बच्चे आपके आसपास हो जिनको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको एब्सोल्युटली फ्री में पढ़ाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैसेज आप अपने आसपास पास ऑन जरूर करना, क्योंकि दे हैव द राइट टू स्टडी, डोंट दे। अबे हाँ तो बोल दो कम से कम, आवाज तो बोल दो जरा। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, sir. और फुल इंटरेक्शन, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सीरियस समूह बना लें और ऐसे ऐसे बना के पढ़े, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती, हम खुश रह के भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, खुश रह के पढ़ेंगे। देयर इज नो नीड टू टेक अननेसेसरी सीरियसनेस इनटू हेड, सिंसियरिटी की जरूरत है, बहुत बहुत सीरियस फेस बनाने की जरूरत नहीं है। इंटरेक्शन करने में पढ़ाती कम हूँ मैं, डिस्कस ज्यादा करती हूँ चैप्टर को, सो वी आर गोना डू दैट। तो शुरू करें बेटा, सक्सेस स्टोरी आपसे ही। चलिए, ऑल राइट। तो पहला चैप्टर से ही शुरू करने वाले हैं हम लोग, जिस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, नाम भले ही सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है मेरे बच्चों, लेकिन ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये चैप्टर क्लियर है, ये लिंक समझना है आपको चैप्टर्स का, अगर ये चैप्टर क्लियर है तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको अच्छी लगेगी, अदरवाइज आपको फिजिकल केमिस्ट्री से रिपल्जन हो जाएगी, यार फिजिकल केमिस्ट्री यार तो सबसे वीक फिजिकल है, इसलिए वीक है क्योंकि सब बेसिक कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर नहीं आता ठीक से। और आप देखोगे, मैं पूरी श्योरिटी से कह रही हूँ, जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको, आगे देखोगे अरे ये चीज समझनी थी, अच्छा ये चैप्टर कितनी बार पढ़ा होगा आपने, है ना। आगे बहुत बढ़ के बोल रही हूँ कि अब आप जब इसको समझोगे मेरे स्टाइल में, तो आपको समझ में आएगा इसको पढ़ना कैसे था, मैं इसलिए इतना सब बोल पा रही हूँ। इट्स आई एम नॉट बीइंग कंसीटेड, और मतलब घमंडी नहीं बन रही हूँ मैं, व्हाटएवर दे से इट, बट क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स रही है व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो उन पे काम किया, तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि आप कहाँ प्रॉब्लम में फंसे होंगे, राइट। अच्छा, बाय द वे मान्या एंड अंश, आपको ये रिपीटेड लगेगा क्योंकि आप एक क्लास अटेंड कर चुके थे पहले, लेकिन आज आप झेल लो, लेकिन रिवीजन ही होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ओके, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो शुरू का पार्ट है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। शुरू का पार्ट मतलब जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड सब्सटेंस एंड एलिमेंट, ये सब बाद में, ये सब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है और थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, अगर शुरुआत बोरिंग से करूंगी तो आप बोर हो जाओगे, और ये हमारी कंसिस्टेंसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है शुरू में पढ़ना, सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो उसको लास्ट में करेंगे, क्यों दिमाग लगाए इसमें अभी, जो चीजें पुराने टाइम में हुई थी, है ना। शुरुआत करेंगे बेटा हम इस चैप्टर में, हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट्स के बारे में समझेंगे, तो यही से शुरुआत करते हैं। क्या होता है एटम, सबको पता है, आप किसी भी सब्सटेंस को लो और उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, लास्ट में जो सबसे छोटी एंटिटी बचती है, जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, एंटिटी खत्म हो जाएगी, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, तो सबसे छोटा जो एंटिटी होती है उसको आप एटम बोलते हो, आप पूरे बचपन से पता है तो हमें। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ऐड करूंगी, एटम इज दैट स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, एटमिक फॉर्म में अकेले एग्जिस्ट करना। एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन कहीं एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नहीं मैम, हाइड्रोजन या तो H2 मॉलिक्यूल, HC, बहुत सारे टाइप के, H2O कैसे भूल सकते हैं, है ना, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना।
क्या क्लोरीन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? बोलोगे बिल्कुल नहीं मैम, Cl2 के फॉर्म में, NaCl, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। क्या हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? आप बोलोगे यस मैम, हीलियम ही नहीं, सारी इनर्ट गैसेस। अच्छा, क्या सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सोडियम का एटम, सोडियम का एटम, सोडियम का एटम, बताओ। नहीं, इट एग्जिस्ट एज मेटालिक सॉलिड, मेटल 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 आपस में मेटालिक बॉन्ड्स बनाता है। तो आप देख सकते हो कि एटम वो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी। पहली बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बस यही डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल में। एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है जो हमेशा इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है। जैसे ये देखिए रहे हो H2, HCl, H2, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल होता है, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते, ये इंटरेक्ट कर सकते हैं बेटा। जैसे पानी पीते हो आप, तो पानी जब पीते हो तो पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ, पानी के मॉलिक्यूल का एक दूसरे से इंटरेक्शन है पर कोई बॉन्ड नहीं है, जस्ट काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन H2 मॉलिक्यूल कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट। अब मॉलिक्यूल की बात चली ही है तो बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन यहीं पे दिक्कतें आती है, यहाँ पे जब क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो मॉलिक्यूल को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क पता है हमें? एलिमेंट का मॉलिक्यूल मतलब जो एक ही टाइप के एटम से बना हो, जैसे H2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट हाइड्रोजन, right? O2 is the molecule of an element like oxygen. S8 is the molecule of element like sulfur. तो ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स है, राइट। जबकि H2O को बनाने में दो टाइप के एलिमेंट लगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल है। एक और लिख देती हूँ एलिमेंट का मॉलिक्यूल, He भी मेरे लिए एक मॉलिक्यूल है। बोलोगे मैम ये तो एटम है, यही एटम है, यही मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं बताती हूँ उसको कैसे मैं और डिफाइन करूंगी, लेकिन आप समझ गए ना कि मॉलिक्यूल एलिमेंट का, मॉलिक्यूल H2SO4 किसका मॉलिक्यूल है? कंपाउंड का कि एलिमेंट का? कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। अमोनिया कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो ना आप इस बात को? अब ये लिख देती हूँ, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब एलिमेंट के मॉलिक्यूल से समझ में आ गए। अब इनकी एटॉमिसिटी की बात करते हैं। एटॉमिसिटी जानते हो बेटा क्या? सबको पता है ना कि एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स होते हैं? तो बताओ हीलियम के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? वन। इट इज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। H2 में दो एटम्स, दो एटम्स, 8 एटम्स। तो इसे बोलोगे आप मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, डायटॉमिक, ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल। इनफैक्ट एक O3 लिख देते हैं, बेचारा O3 बुरा मान जाएगा कि मेरा नाम नहीं लिया मैडम ने इस बार। ओजोन, ओजोन इज ऑल्सो द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों? इट इज अ ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ गए ना एटॉमिसिटी क्या होती है? H2 की एटॉमिसिटी बताओ फटाफट। अरे बच्चों, ये कोई वेब शो नहीं चल रहा, वेब सीरीज जिसको बिंज वॉच कर रहे हो तुम लोग। भैया बोल लो थोड़ा बहुत भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। थ्री मुझे थ्री मुझे भी तो अच्छा समझ गए। हाँ, ट्राइटॉमिक, दो एटम्स हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, ट्राइटॉमिक। दिस इज 3 4 7 7। सेप्टाटॉमिक या फिर पॉलीटॉमिक वर्ड यूज कर सकते हो, एंड दिस इज टेट्राटॉमिक, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बाइनरी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, क्वार्टरनरी मॉलिक्यूल। क्या मतलब है इस बात का? इस मॉलिक्यूल को बनाने में कितने टाइप के एलिमेंट लगे हैं बेटा? दो टाइप के एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो टाइप के एलिमेंट है। सो हम लोग कॉल H2 एज अ बाइनरी मॉलिक्यूल। What do you call it? Binary, because it has got two types of molecules. So binary molecule and atomicity is 3. Binary molecule होने का मतलब दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, और एटॉमिसिटी 3 होने का मतलब टोटल 3 एटम्स है इसके अंदर। अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट? हाँ ना, कुछ तो बोलो, मैं नहीं बता रहा मैं नहीं बता रही। यस अच्छा मैम। ये सर, एक मैं यहाँ पे और जिससे कि मैं बात पूरी कर पाऊँ। बाइनरी, हाँ ये बताओ, अमोनिया कैसा है? बाइनरी, टर्नरी, क्वाटनरी, कैसा है? सेकेंडरी। बाइनरी, बाइनरी। बाइनरी बिल्कुल सही, बाइनरी, क्योंकि इसमें भी दो टाइप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। इट इज अगेन अ बाइनरी मॉलिक्यूल। हालांकि एटॉमिसिटी इसकी 4 है। ये बताना जरा H2SO4 कैसा है? बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी? टर्सरी। टर्नरी, टर्शरी नहीं बेटा, टर्नरी इज द वर्ड, है ना। बट आप सही बोल रहे हो,
ternary because it has got 3 types of elements in NaRY: hydrogen, sulfur, oxygen. And this glucose भाई साहब polyatomic 24 is its atomicity, लेकिन ये binary, ternary, quaternary कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? ternary. टर्नरी, क्योंकि 3 टाइप के एलिमेंट्स है इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट इज द कंपाउंड, व्हाट इज एन एलिमेंट, टर्नरी मॉलिक्यूल, क्वाटरनरी, मतलब में क्लियर होना चाहिए। एटम्स, मॉलिक्यूल, एक और चीज देखनी है हमें, एंड दैट इज माय डियर फॉर्मूला यूनिट। यहां से सुनना, क्या आप NaCl को मॉलिक्यूल बुलाते हैं? नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता कि NaCl निकाल के बोलोगे अरे भाई NaCl बड़ा अच्छा लग रहा है, तो नहीं, बिकॉज NaCl इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। आप बोलोगे मैम लिखते तो हम NaCl ही है। और देखो, क्या CaCl2, Al2SO4 होल थ्राइस, इनको कभी मॉलिक्यूल मत बुलाना बेटा, इनको फॉर्मूला यूनिट बुलाएंगे। बोलोगे क्यों बुलाएंगे फॉर्मूला यूनिट? मैं बताती हूँ। NaCl कैसा कंपाउंड है बेटा? आयनिक Yes, yes. कंपाउंड है। क्या आप आयनिक कंपाउंड को पहचान लेते हो? वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप 100% पहचान जाओगे, लेकिन छोटी सी एक चीज बता रही हूँ जो काफी हद तक आपकी हेल्प करेगी, कि जब भी कोई कंपाउंड मेटल एंड नॉन मेटल से मिलकर बनता है तो हमेशा आयनिक होता है। मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से मिलकर हमेशा आयनिक कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें एटम्स नहीं पैक हो रहे हैं, आयन्स होते हैं, जैसे Na+ और Cl आयन से मिलकर बना है NaCl। पता है कैसे? हर Na+ आयन हर तरफ से अट्रैक्ट करता है Cl- आयन को, क्योंकि कैटायन आयन को तो अट्रैक्ट, कैटायन एनायन को एनायन कैटायन को अट्रैक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट? तो Na हर तरफ से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से Cl को अट्रैक्ट कर रहा है। Cl हर तरफ से Na को अट्रैक्ट कर रहा है, Na फिर Cl को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरीके से अट्रैक्ट कर करके पूरा क्या बन जाता है? क्रिस्टल लैटिस। किचन में जाना, नमक का डब्बा खोलना और एक छोटा सा नमक का ग्रेन निकालना, उसमें ऐसे ही देख दिखा, बोलोगे देखने की बहुत कोशिश की मैम, दिखा नहीं, ये कोशिश मत करना, यू नो दैट हाउ दे आर क्वाइट टाइनी, बट उसमें छोटे से एक दाने में इतना हो गया था ना, ये देखो छोटा सा डॉट, इसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऐसे आयंस पैक हो रहे हो, समझ रहे हो? तो मैं NaCl को खाली NaCl तो बना नहीं सकती, क्योंकि NaCl अकेला अकेला ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और फिर इंटरेक्शन तो हो नहीं रहे जैसे पानी और ये रॉन्ग है। NaCl में क्या है? Na आयन Cl आयन Na से पैक हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल लैटिस। लेकिन हाँ, इस पैकिंग से मुझे पता चल गया कि अगर आप नमक का एक छोटा सा दाना लेते हो या नमक का पूरा पहाड़ ले लेते हो, ये बात तय है कि उस दाने में, उस पहाड़ में जितने सोडियम आयन्स होंगे ना, एग्जैक्टली उतने ही क्लोराइड आयन्स होंगे, 1:1 की रेशो में होंगे। और इसीलिए मैंने बना दिया फॉर्मूला NaCl। NaCl इज अ फॉर्मूला दैट टेल्स अस कि इस कंपाउंड के क्रिस्टल में जितने सोडियम आयन्स होंगे एग्जैक्टली उतने ही क्लोराइड आयन्स। अंडरस्टूड? ऐसे ही CaCl2 is the formula of calcium chloride that tells me कि कैल्शियम क्लोराइड का चाहे छोटा क्रिस्टल लो चाहे मोटा क्रिस्टल लो, इसमें जितने कैल्शियम आयन्स होंगे उसके दुगने क्लोराइड आयन्स होंगे, ये तय है, समझ लो? ऐसे ही Al2SO4 होता है ऐसे क्रिस्टल में, एल्यूमिनियम आयन्स एंड सल्फेट आयन्स की रेशियो क्या होगी? 2:3। सो दीज आर जस्ट द फॉर्मूला दैट आर टेलिंग अस कि रेशियो क्या है कैटायन आयन की, क्योंकि इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैटायन आयन तो चिपक के पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे ही बनाएंगे। यस और नो? अंडरस्टूड बेटा? तो कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं? हाँ ना, Yes, तो ma'am. कूल। सो 3 चीजें से मिलकर बना है सब कुछ जो हम अपने आजू बाजू देखते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट्स। हालांकि एक चीज और होती है मेटालिक बॉन्ड्स, वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम देखेंगे, लेकिन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट पे हमें पूरे चैप्टर को आगे लेकर जाना है। तो क्योंकि हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मूला यूनिट से ही डील करना है इस चैप्टर, तो हमें इनके मासेस के बारे में जानना है। व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास। भाई साहब, तुम लोग को पता है ना एटम काफी छोटा होता है साइज में, पता है? Yes, ma'am. फील कितना छोटा होता है? कैन यू फील इट? इट्स वेरी स्मॉल। इतना छोटा कि अभी तक कोई माइक्रोस्कोप भी बना उसे एंटायरली देखने के लिए। हाँ, कुछ नैनो माइक्रोस्कोप्स ने उसके ऊपर की सरफेस देखने का दावा किया ना, ऑल दैट, बट
एटम को देख सकते कि एटम में देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो न्यूक्लियस, ऐसा मत करना कभी, हो नहीं सकता है। सच अ स्मॉल थिंग, सच अ लाइट थिंग, उसका बना हुआ है हर चीज, फैसिनेटिंग है ना। खैर, सो इतनी छोटी चीज के मास की बात करनी है, एटम के, मॉलिक्यूल के मास की बात करनी है। अच्छा एक बात बताओ, चींटी देखी है सुबह से कोई? इतनी गर्मी में चींटियां इतनी आती है ना, चींटी देखी है आपने? एक चींटी का मास लगभग कितने टन होता होगा? 0.0000। जीरो की माला चल रही है। आप मतलब कैसी बात कर रहे हो? चींटी का मास टन में पूछ रहे हो आप? चींटी का मास आप मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में पूछो, टन में क्यों पूछ रहे हो? इतनी छोटी सी हल्की सी चींटी है वो, है ना? तो उसके लिए कुछ छोड़, हालांकि टन में दिया जा सकता है, टन में, केजी में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर जो वैल्यू है बड़ी अजीब सी आएगी, बकवास वैल्यू आएगी, तो उसमें हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अजीब सी बात है। अच्छा ये बताओ कि कोई अपना वेट बताएगा इन मिलीग्राम में? तुम्हारा वेट कितना होगा? तुम्हारा वेट कितने मिलीग्राम होगा, बता सकते हो कोई? अब बोलोगे कैसी बात कर रहे हो मैम, केजी में पूछ लो, है ना, पाउंड से पूछ लो, अब क्या मिलीग्राम में मास पूछ रहे हो? हम काफी बड़े, हम मिलीग्राम में बता सकते हो, लेकिन बड़ी अजीब वैल्यू आएगी। एक्चुअली मैं आपसे सिर्फ 98,000। इतना अच्छा बताने जा, नीरज बताया, बताओ बताओ कितना है बेटा? 98,000। 98, रिड्यूस था बेटा। चलो कोई नहीं, दैट्स ओके। बट बाय द वे सीरियसली बता दूं तो मैं पढ़ाते पढ़ाते हेल्दी रहने की भी बहुत ज्यादा टिप्स देती रहती हूँ, बिकॉज आई लव टू बी हेल्दी, एवरीबॉडी डज, राइट? सो एनीवेज, मैं ये बताती थी बेटा कि आप देख लो कि छोटी चीजों के लिए हम छोटी जो मास की यूनिट्स हैं उनमें उनको रिपोर्ट करना प्रेफर करते हैं, बड़ी चीजों के लिए बड़ी यूनिट, जैसे चीटी के लिए मिलीग्राम माइक्रोग्राम सही रहेगा। लेकिन जब हम एटम की बात कर रहे हैं भाई, तो उसका मास बताने के लिए, सच स्मॉल, मतलब चीटी से कई करोड़ों गुना हल्का एटम है, तो उसका मास बताने के लिए मुझे और भी छोटी मास की यूनिट चाहिए। ना ग्राम से काम चलेगा, ना मिलीग्राम से, ना माइक्रोग्राम से, मुझे और भी छोटी, ना पिकोग्राम से, ना फेम्टोग्राम से, मुझे और भी छोटी यूनिट चाहिए। पता है कौन सी है सबसे छोटी यूनिट? सबको पता ही है ना, कौन सी बेटा वो यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, इसको हम यू भी बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास। सबको पता होगा ये काफी अच्छे से, लेकिन फिर भी ना मेरी बात थोड़ी तसल्ली से सुन लेना, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी हमें लानी पड़ेगी ही यहाँ पे। कुछ चीजें होती है, कुछ बेसिक्स होते हैं, जितने क्लियर होते हैं ना, फिर स्पीड मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे वो क्लैरिटी जरूरत है ना, वहां पे आराम से समझा करोगे। तो देखो, जो एटॉमिक मास यूनिट होती है, ऐसे नहीं कि कल को आके बोल दो कि मैम इतने मास इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा क्या बताओ, व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। इतना होता है 1 मीटर, इतना। ऐसे तो नहीं करोगे, क्या होता है? हाँ बता, नीरज बता, मुझे बताओ। 100 सेंटीमीटर। वाह बेटा, आपने मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया, वो नहीं पूछ रही मैं। है क्या ही मीटर? मैं एलियन हूं, मुझे ये मीटर नहीं पता क्या चीज है ये मीटर, बताओ। फिर मैं सेंटीमीटर पूछूंगी भी, ये 100 सेंटीमीटर क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन अ मीटर? कम ऑन गाइस, टेल मी। धनंजय बताएगा, व्हाट इज इट बच्चा? लेंथ। यूनिट ऑफ, Unit to measure length. ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, अंडरस्टूड। लेकिन एक बात बताओ, मतलब कैसे कहेंगे कि ये 1 मीटर है? हाउ शुड ऐसे कि ये इतना 1 मीटर है, या ये जो है ना ये 0.4 मीटर, और जो भी है, कैसे करा ये? कौन लाया कि इतना होता है 1 मीटर? अब मैं बताती हूँ आपको। नीरज कुछ कहना चाह रहा है, बोलो बोलो बोलो। नहीं तो मैं ही कह देती हूँ फिर। देखो बेटा, कोई भी यूनिट एक तरीके से दी जाती है कि भाई एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बकवास का एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक यूनिट बनानी, चलो आज की क्लास में एक यूनिट इजाद करते हैं, लेंथ की एक और यूनिट बनाते हैं, उसका नाम है डीटीएस यूनिट। डॉक्टर तोशी शर्मा इज माय नेम, सो डीटीएस। और आज से ये है उसका स्टैंडर्ड, आज से इतनी लेंथ जिसकी होगी उसको मैं 1 डीटीएस बुलाऊंगी, ये मेरा स्टैंडर्ड। इसको म्यूजियम में रख दूंगी जाकर के, और इससे नापेंगे सब लोग कि इससे कितने बड़े, कितने टाइम्स लंबे हैं। अगर इससे कोई 10 टाइम लंबा है तो बोलूंगी उसकी हाइट 10 डीटीएस है। अगर कोई इससे 2 गुना बड़ा है तो 2 डीटीएस है। तो ये स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन ये अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, सब ब्रेकेबल प्लास्टिक, कल को टूट जाएगा तो मेरा डीटीएस भी टूट जाएगा भाई, भगवान बचा लेना। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड बना जाता है जो कि हमेशा मेंटेन रहे, बहुत ही स्टेबल हो। आपको पता है, ऐसे पता होना चाहिए था बेटा। मीटर का स्टैंडर्ड पता है क्या किसी को? यू वांट टेल मी, एनीवन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1/10
3, वैसे तो पूरी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, मैं ओवरऑल लिख रही हूँ। 3×8 सेकेंड में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना बेटा, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू, उसको 1 मीटर बुलाते हैं। दैट इज 1 मीटर। ऐसे ही एक एलॉय है, मास को डिफाइन करने के लिए 1 kg को, उसको एक म्यूजियम में जाकर रखा हुआ है, उस मास को बुलाएंगे 1 kg। तो इस तरीके से ना हर एक यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ये नहीं कि आकर के बोलते हैं भैया ये ना ये 1 मीटर है, ये 1 dt, ऐसा भैया एक यूनिट नई वाली बना लो, ऐसे नहीं होता है। सो ऑलवेज यू हैव टू हैव अ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर एएमयू, इस पे सवाल आ सकता है इसलिए बोल रही हूँ। तो जो एएमयू है, इट इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज एन स्टैंडर्ड। आप बोलोगे कार्बन 12 क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हालांकि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, 14 भी होता है, 13 भी होता है, उनके मास 14। आइसोटोप्स पता ना थोड़ा थोड़ा, हालांकि बाद में क्लैरिटी से बताऊंगी। लेकिन कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप होता है ना, सबसे स्टेबल होता है बेटा, इसलिए उसी को हमने स्टैंडर्ड माना। और सुनो 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 सुनो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, कार्बन के एक एटम का जितना मास होता है ना, उसके 1/12 हिस्से को बोलते हैं हम 1 AMU। याद रखना ना, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। याद रखना, स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे तो बच्चे बहुत अजीब सी गलती करते हैं। क्या है, व्हाट इज 1 AMU? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर 1 AMU? स्टैंडर्ड फॉर AMU इज कार्बन 12। लेकिन व्हाट इज 1 AMU? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। और ये कितना आता है कैलकुलेट करके? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है बेटा। यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू इतने ग्राम। यानी कि जैसे आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेते हो, है ना, किलोग्राम को माइक्रोग्राम में, ग्राम को माइक्रोग्राम में करते हो ना चेंज। AMU भी मास की यूनिट है, और किलोग्राम और ग्राम भी मास की यूनिट है। तो इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए ना आपको। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या फिर अगर मैं इसको केजी में लिखना चाहूँ तो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यस बच्चा, पक्का ना? अभी देखो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे तो करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैं अपना मास बताती हूँ, माई वेट इज 53 kg, मुझे इसे एएमयू में बताना है लोगों को। ये देखो खुश हो रहा है मेरा मास सुन के। तो मुझे अपना मास ना एएमयू में बताना है। कैसे कन्वर्ट करूं एएमयू में से? ऐसा बहुत भारी हो जाऊंगी एएमयू में से। तो क्या करूं? 1.66 से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? क्या करूं बेटा? जल्दी बोलो, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा नीरज, देखो मल्टीप्लाई करती हूँ। तुम मुझे क्या बना दोगे पता है? इतने एएमयू। भाई साहब मेरा मास कुछ नहीं बचा, जिंदगी में मेरी खत्म हो गई। 10⁻27 एएमयू। देख रहे हो? थोड़ा फील क्या करो हम क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये, सिंस 1 AMU इज इक्वल टू इतने केजी, तो अगर केजी को एएमयू में चेंज करना है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। एएमयू को केजी में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है? याद रखो, छोटी छोटी बातें एग्जाम में ना बस वही क्लिक हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड करने के चक्कर में। ये छोटी बात लगती है सुनते वक्त, लेकिन एग्जाम में बहुत महंगी साबित होती है। तो ध्यान से, है ना? तो मुझे 53 kg को अगर एएमयू में चेंज करना है तो 53 अपॉन 1.66 10⁻⁻24, 27 बिकॉज मुझे केजी में करना है ना? तो ये आ जाएगा 53 अपॉन 1 पॉइंट करते रहना 10⁻24। कितना ज्यादा मास हो गया मेरा? 10⁻24, पर एएमयू में है तो ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है, सोडियम ले लेते हैं, इसका मास है 11 AMU। 11 AMU इज इट्स एटॉमिक मास। तो इसको ग्राम में कैसे चेंज करोगे बेटा? हाउ डू कन्वर्ट 11 AMU? नहीं, इसका यही ले लेते हैं। हाँ बताओ बेटा। 23 होता है वैसे, चलो। हाँ अब बताओ ग्राम में कैसे चेंज करो? ये मेरे वैल्यू। बेटा किससे बात कर रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा? क्योंकि मुझे जोर से बोला करो, कॉन्फिडेंस से बोलो, गलत भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? मल्टीप्लाई डिवाइड, जल्दी बोलो। डिवाइड। अबे एएमयू को ग्राम में चेंज करना है तो ग्राम के मल्टीप्लीकेशन में लिखा है ना बेटा, ये तो देखो ना, आप खुद देखो, ग्राम से मल्टीप्लाई करा है ना इस वैल्यू को आपने। तो ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई, ग्राम को एम में चेंज करने के लिए डिवाइड। इसको दिमाग में बैठा लो एज इनवॉल्यूटरी फंक्शन ऑफ योर्स। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात समझ में आ गई? एएमयू को ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई,
ग्राम को ए में चेंज करके डिवाइड। बच्चों प्लीज, तो और भी बहुत सारे इसके तरीके बताऊंगी। ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से या नहीं होगी? अब एक छोटे से सवाल के लिए थोड़ी मेहनत करने जा रही हूं मैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एक छोटा सा सवाल अगर आया तो आई शुड नॉट लीव दैट राइट नाउ। देखो, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि दिस इज 1 DTS, ये इसकी जो लेंथ है 1 DTS के बराबर है, दिस इज न्यू यूनिट राइट, आई हैव कॉइन्ड इट। अब अगर मुझे मान लीजिए किसी भी चीज का, लेट्स से मुझे इस डायरी का या किसी भी चीज का, इस पैड का मुझे हाइट पता करनी है, ये पता करना है मुझे, तो मैं करूंगी कि ये इससे कितने टाइम्स लंबा है। यानी कि ये इससे 2 टाइम्स लंबा है, देख सकते हो, 2 टाइम्स, 1 and 1 2। तो मैं बोलूंगी ये जो लेंथ है कितनी है, 2 DTS, क्योंकि ये इससे 2 गुना बड़ा है। मतलब मैंने इसकी जो लेंथ निकाली है 2 DTS, वो इसके रिलेशन में निकाली है। दैट्स व्हाई आई एम गोना कॉल इट रिलेटिव लेंथ ऑफ दिस पैड विद रिस्पेक्ट टू DTS यूनिट इज 2 DTS। रिलेशन में निकालना है रिलेटिव टू दिस, ये कितना लंबा है, डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही 1 AMU से कोई चीज कितनी भारी है, दैट इज इट्स रिलेटिव मास। एटम कितना भारी है, रिलेटिव एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल कितना भारी है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूलेट कितना भारी है, रिलेटिव फॉर्मूला मास। तो उसके लिए जो करेक्ट आपको निकालना नहीं है, कहीं भी न्यूमेरिकली नहीं आएगा कभी ये क्वेश्चन, लेकिन स्टिल ऐसा सकते तो फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, तो सही चीज करनी है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट में RAM बोल देते हैं इसको। कैसे निकालोगे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन किससे कंपेयर करो, उसको बता बता बता, 1/12। 1 सेकेंड बेटा, मास ऑफ, अबे बोलो ना, 1 एटम ऑफ C12। हर बार जब भी आपको AMU में कुछ निकालना है, AMU के रिलेशन में निकालना है, इसी चीज से कंपेयर करोगे कोई भी चीज कितनी भारी है। खुद का मास निकालना है तो आपका मास अपॉन 1/12 मास ऑफ 1 एटम C12, दैट विल बी योर रिलेटिव मास विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। अंडरस्टूड? तो हर बार इसी से कम, ये बात क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट मत करना, आप बहुत गलत कर रहे होंगे अपने साथ, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे ही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो बस मॉलिक्यूल को रिलेट कर दो, इससे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ फॉर्मूला क्योंकि जब मैं टेस्ट में पूछूंगी बेटा या एग्जाम में आएगा, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। मास ऑफ मॉलिक्यूल कर दो, बस इसका भी निकालना है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किसका हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है ऑफ एन एलिमेंट, और मॉलिक्यूल किसका भी हो सकता है, और कंपाउंड। जिस भी चीज का है ये, कंपाउंड का है, एलिमेंट का है, वो इस क्वांटिटी से कितना भारी है, दैट विल बी इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ पा रहा है कि नहीं? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मास, भूल गई यहाँ पे, रिलेटिव फॉर्मूला मास। ये किसके लिए यूज करूंगी मैं, फॉर्मूला यूनिट्स के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। बस मास का जब भी रिलेटिव वैल्यू निकालना है AMU में, तो हमेशा AMU से कंपेयर करूंगी। सो मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज कर लेती हूँ यहाँ पे, हाँ, मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे? प्लीज ध्यान रखना, बच्चे अभी छोटी छोटी गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए पता है, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो वन ऑफ द ऑप्शंस कैन बी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। नहीं भैया, स्टैंडर्ड क्या है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो हर बार इसी से कंपेयर करना है, चाहे मुझे इस पैड का हाइट पता करना हो, चाहे मुझे माउंट एवरेस्ट का हाइट पता करना हो, अगर मुझे DTS यूनिट में पता करना है तो इसी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो मास, रिलेटिव मास, चाहे मुझे एटम का पता करना हो, चाहे मॉलिक्यूल का, चाहे कंपाउंड का, इसी के कंपैरिजन में, इसी के रिलेशन में पता करना है कि वो कितना भारी है। डज इट मेक सेंस टू यू गाइज और नॉट? आगे बढ़े। अनमोल क्लियर है बेटा? अनमोल, कैन यू हियर मी अनमोल? Yes, ma'am. ओके बेटा, बिकॉज आपकी वीडियो थोड़ी सी अटक गई थी। कैन आई हैव सम वाटर गाइस? ये बच्चों से पूछ रहा है, बच्चों पानी पी लो। अब चलो और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं आगे। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो कभी दिक्कत ही नहीं आने तुम्हें।
भैया जब एटम मॉलिक्यूल से ही वास्ता पढ़ने वाला है चैप्टर में, तो एटम के मास के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एटम के बारे में आप सब जानते हैं कि एटम के अंदर ना, एटम किससे बनकर मिलकर बना है? फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल से। फंडामेंटल पार्टिकल जो हर एलिमेंट के एटम में होते हैं, नॉन फंडामेंटल जो हो भी सकते हैं किसी में नहीं है, जैसे कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फलाना ढिकाना, उनसे हमारा वास्ता नहीं है। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो तो तीन ही है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, सबको पता है बात। इन सबके मास मैंने किलोग्राम में लिखे हुए हैं, देख रहे हो? 9 पॉइंट, ध्यान से सुनना, ये लग रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बचपन से पढ़ क्या पढ़ा दी मैंने, लेकिन ध्यान से सुनो, बहुत सही चीज समझ में आने वाली है आपको। सो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में दिया हुआ है। बस मैं आपसे बच्चों से इतना चाहती हूँ कि इनके मास आप एएमयू में निकाल दो मेरे लिए, मैं भी हेल्प करूंगी, आपको कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बता दो कि कैसे कन्वर्ट करूं उसको मैं एएमयू में, क्या करूं? किलोग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, जल्दी बोलो। मैम डिवाइड, किससे डिवाइड करूं? हम केजी को एएमयू की यूनिट से। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो वैल्यू बोलो, 1.66। आपको पता है जब आप, यस, नीरज इज ट्राइंग अ लॉट, थैंक यू नीरज फॉर डूइंग दैट। अब बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, जैसे माँ तोशी स्वरूपा के प्रवचन चल रहे हैं, सुन रहे हैं बड़े बाप। अरे भैया बोलो, पार्टिसिपेट इन द क्लास, व्हेन यू से इट रजिस्टर्स इन योर मेमोरी, ट्रस्ट मी, इट्स अ साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग स्टफ, ठीक है? तो सिर्फ देखो मत, पढ़ो भी, बोलो पार्टिसिपेट, बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द क्लास। टेस्ट पर -20, 4 ग्राम। ओए ग्राम नहीं, किलोग्राम नहीं है, तो किलोग्राम आएगा 27, 20 ग्राम। है ना? तो पता है कितना आ जाएगा? देखो मैं कितनी भी कैलकुलेट करती हूँ, 0.00054 AMU। इसको भी कर देते हैं 1.66 10 पावर -27, तो आएगा 1.00 समथिंग। मैं मतलब हो सकता है वैल्यू थोड़ी फर्जी लगे तो 5 लिख देती हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है, देयर इज नो नीड ऑल्सो। इसको भी डिवाइड कर देती हूँ 1.66 10 पावर -27 से, उपसी डुपसी, यस, ये आ जाएगा 1.007 के करीब एएम। तीनों के मासेस आ गए मेरे पास एएमयू में। बच्चों सुन लो पहले, तो इलेक्ट्रॉन का मास 0.0054 एएमयू, प्रोटॉन का 1.005 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, न्यूट्रॉन। है जी, 1 एएमयू लिख दो राउंड ऑफ करके, 0.00 तो कैंसिल कर दो ना, राउंड ऑफ कर दिया इसको भी 1 एएमयू। देख रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक प्रोटॉन का मास 1 एएमयू, एक न्यूट्रॉन का मास 1 एएमयू होता है, यूनिट मास होते हैं इनके, देख रहे हो, है ना? इलेक्ट्रॉन का मास 0.00054 एएमयू, 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 ओके। अच्छा ये बताओ सबसे भारी पार्टिकल कौन है तीनों में? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ज्यादा ही हल्का है यार, चलो खैर इसमें वापस आते हैं। मेरी अब जो मैं बोल रही हूँ ना उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ा रही हूँ मैं, डिस्कस करी कि सब आपको पता है, इसे कुछ नया निकालते हैं, ठीक है? डू यू गाइस नो कि एटम के न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना? और बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, एवरीबॉडी नोज इट। तो इसी बात पे बताओ, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है बेटा? प्रोटॉन। नंबर ऑफ, सही बोल रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स राइट। ये आपकी आवाज थोड़ी ना बहुत ही ऐसी बहुत बहुत दूर से बोल रहे हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सपोज हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 2 प्रोटॉन्स होते हैं बेटा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा, बहुत सही बोला, थैंक यू। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से एटॉमिक नंबर पे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एटॉमिक नंबर की जानते हो करेक्ट डेफिनेशन क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। एटम पे तो चार्ज न्यूट्रल होता है, एटम पे होगा न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, बाहर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, चार्ज बैलेंस हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियस चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज तो होगा न्यूक्लियस में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट।
प्रोटॉन है अंदर, कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? आप बोलोगे जितने प्रोटॉन होंगे अंदर, एक प्रोटॉन तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दो प्रोटॉन तो दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर जितने प्रोटॉन उतने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो बस नंबर ऑफ यूनिट positive charges on nucleus is actually atomic number, which is equal to number of protons, which is also equal to number of electron. लेकिन यहां पर कैच है in the neutral atom. एटम में देख सकते हो इलेक्ट्रॉन को आप, लेकिन एटम जब आयन बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन मत देखा करो, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि असल डेफिनेशन क्या है कि प्रोटॉन कितने हैं, सो इन न्यूट्रल एटम। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, एटम का हीलियम के बारे में बात करते हैं फिर से जरा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हीलियम को। हीलियम इज 2He4। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, प्रोटॉन भी होते हैं दो, और न्यूट्रॉन भी होते हैं दो। तो हीलियम का एक एटम कितना भारी होगा? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लो जितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, दो प्रोटॉन का मास कितना होगा, दो न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, सबका मास निकाल के जोड़ दो। थोड़ा स्पीड स्लो कर रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता था? 0.0054 AMU इंटू 2 कर दो, ये तो हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन का मास, पक्का ना? प्रोटॉन का मास कितने AMU था एक प्रोटॉन का? 1.005 राउंड ऑफ कर दो बेटा, 0 को क्या चार डालू मैं? 1 AMU। 1 AMU, तो 1 इंटू 2 प्रोटॉन है, तो इतने AMU तो हो गए प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन अगेन 1 AMU था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक काम करो, तीनों को जोड़ के बताओ टोटल मास कितना आएगा। ये हो गया हमारा 0.00108 AMU, ये हो गया 2 AMU, और ये हो गया 2 AMU। कितना आ रहा है बेटा टोटल मास? 4 AMU। बस 4 AMU। ये 0.00 ऐड करके क्या ही मिलने वाला है मुझे? 0.00 कैंसिल हो जाएगा, है ना? 4 AMU इज द मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। आप एक चीज देख लो कि हीलियम के एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का योगदान ही नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन का योगदान मास में होता ही नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन का मास शून्य है? क्या इलेक्ट्रॉन मासलेस है? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल है भाई, लेकिन उतना ही जैसे हमारे बॉडी पे बालों का मास होता है। अगर कल को मैं हेयर कट करा के आ जाऊं तो मेरा मास 53 से 52 नहीं रह जाएगा, समझ रहे हो? आई विश मेरे बाल इतने भारी होते, पर नहीं है। यू नो आई मीन। तो या सो जैसे हमारी बॉडी में अगर मैं बाल को हेयर कट करा के आ जाऊं, हेयर ग्रो कर दूं, तो मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन खूब सारे डाल दो या निकाल दो, एटम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एटम का मास होता है केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लेजिबल, मासलेस नहीं है इलेक्ट्रॉन, पर मास बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे बालों का मास बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू बोन्स एंड फैट्स दैट वी हैव इन अ बॉडी। बस मैं इलेक्ट्रॉन को बालों की तरह मानती हूँ, राइट? तो इलेक्ट्रॉन का मास भी वैसा ही है। तो अब आप देख रहे हो कि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, दो प्रोटॉन तो दो ही AMU आ रहा है, इसकी वजह से मास। दो न्यूट्रॉन तो उतने AMU आ रहा है, इसकी वजह से मास। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है बेटा? मास नंबर, यानी कि वो नंबर जो एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एटॉमिक मास क्या, मास नंबर क्या हुआ बेसिकली हमारे लिए बेटा? Sum of proton and neutron। मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, जो भारी पार्टिकल्स है एटम के अंदर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या है इसका मास नंबर हीलियम का? 4। और 4 ही के आगे मैं लिख दूं अगर AMU, तो ये बन जाएगा हीलियम का एटॉमिक मास इन AMU। समझ रहे हो? किसी भी एलिमेंट के मास नंबर के आगे हमें सिर्फ AMU लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का सम, और हर न्यूट्रॉन और हर प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU। तो टोटल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन into 1 will become the mass of an atom। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है बेटा? तो बस, और अगर मुझे हीलियम का मास ग्राम में निकालना है तो क्या करूं? 4 AMU तो पता चल गया, ग्राम में निकालना है, क्या करूं? अब मैं AMU को ग्राम में चेंज कर दूं मेरे बच्चों। धनंजय मैं कर रही हूँ, वर्किंग ऑन माई स्पेशल पावर्स, काम कर रही हूँ, लेकिन म्यूट करने के बाद आवाज सुन पाना मेरे लिए अभी भी डिफिकल्ट हो रहा है बेटा। कर रही हम हूँ। डिवाइड। डिवाइड कब तक करोगे बेटा? क्या करूं मैं?
अरे एएमयू को ग्राम में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई, ग्राम को एम में चेंज करना डिवाइड। 4 बार बोलो इसको अपने मन में। कब तक ये मल्टीप्लाई डिवाइड के चक्कर में फंसे रहोगे? एक बार क्लियर कर लो, क्लास के बाद बैठना 2 मिनट मल्टीप्लाई डिवाइड को समझ के, फिर उठना है जगह से, ठीक है? क्योंकि यही पे अटकी होती है गालियां। पता है इस बार के पेपर में भी ऐसी 2-3 गलतियां की है ना, बस बच्चों ने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज नहीं करा। इतना आसान क्वेश्चन था ना वो, डेल एस और डेल एच वाला, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज देखा ना, 60 डिग्री सेल्सियस, उसको 60 डिग्री सेल्सियस ही पुट कर दिया बस। तो ये यूनिट कन्वर्जन देखने में लगता है कि कर लेंगे, ये तो छोटी मोटी बात है, पहले मेन टॉपिक समझ लेते हैं, छोटी मोटी बात बाद में कर लेंगे। पर ये छोटी मोटी बातें बाद में ना बहुत महंगी साबित होती है। मल्टीप्लाई है डिवाइड, मैम मल्टीप्लाई। यस माय डियर, इतने ग्राम होता है एक हीलियम एटम का मास। और याद रहे, हीलियम में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सारे निकाल दो, लेकिन फिर भी ना तो इसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा, ना इसके मास नंबर पे फर्क पड़ेगा, और ना ही इसके एटॉमिक मास पे फर्क पड़ेगा। याद रखना इस बात को। क्या फर्क पड़ेगा फिर? हीलियम क्या होता है? देखो, मैं आप ये बताइए होगा आपको कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, मतलब ये एलिमेंट का सिंबल नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा होता है मास नंबर। कभी कभी मास नंबर को यहां भी लिख देते हैं, चलता है इतना, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं लिखती हूँ 2He4, इलेक्ट्रॉन दो, प्रोटॉन दो, न्यूट्रॉन दो, राइट? इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ये समझाओ या पता है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले मैंने तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे उतना ही रहेगा। इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ना उतना ही रहेगा। इसका मास कितना रहेगा? आप बोलोगे वही 4 AMU, या फिर 4 इंटू 1.66 ग्राम, उतना ही रहेगा मैडम। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से सिर्फ एक ही चीज होती है कि आपकी न्यूट्रल स्पीशी चार्ज हो जाती है, दैट्स ऑल इट डज। ओके, ऑल्सो इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी आप ना मास पे कोई फर्क डालोगे ना किसी भी चीज पे। अच्छा बताओ, जैसे मैं कहती हूँ आपसे 11 तो बता देता मैंने, 20Ca40, ये देखकर बताओ व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के एक एटम का मास बताओ बेटा फटाफट। 40 AMU 40 वॉट। देखो एक बार बता दूं मैं आपसे साफ साफ, ये लोग इज्जतदार लोग हैं, मास एंड ऑल दैट, मास लेंथ, इनकी ना तमीज के साथ यूनिट के साथ बोला करो पूरी बात। 40 क्या सेकंड? 40 मीटर क्या? 40 AMU, यस माय डियर, 40 AMU, एक कैल्शियम एटम का मास। और ग्राम में कितना होगा इसका मास? 140 into 1.66 into 10 to थैंक यू वेरी 10 मच। 24। तो जब चाहे आप किसी एलिमेंट का, आपने देखा मास नंबर 40 या 40 का AMU लिख दिया। अच्छा, मास ऑफ 100 ऑफ कैल्शियम कितना होगा इन AMU? 100 into 40 into अरे मैं 1.66 AMU पूछू, AMU पूछो, सुनो क्वेश्चन, सुनो मेरे भाई सुनो, AMU में पूछ रही हूँ तो सिंपली 40 into 100, 40 into 100 मीन्स 4000 AMU। अगर मैं ग्राम में पूछती तो 4000 को आप मल्टीप्लाई करते। ये कन्वर्जन क्लियर हो गए ना आप लोगों को? पक्का? चलो वेरी गुड, यू नो इट। एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, मॉलिक्यूल पे लाके देख लेते हैं इसको। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रही हूँ तो वही ले लेती हूँ। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना होगा? तो अब आप हर एटम के मास को ऐड कर दीजिए। कार्बन कितना? 44 AMU 44 आ जाएगा। 12 प्लस 16 प्लस 16, 44 AMU, या फिर 44 इंटू 1.66 10 पावर माइनस। एक छोटी सी गलती जो बच्चे अक्सर कर देते हैं, जब मैं पूछती हूँ एक CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो बोलते हैं मैम 44 ग्राम। ऐसा नहीं होगा ना बच्चों, कभी भी एक मॉलिक्यूल 44 ग्राम का हुआ तो नाक में अटक जाएगा एक्सेल करते वक्त, समझ रहे हो? 44 ग्राम इज प्रीटी बिग अमाउंट। सो 44 AMU, उसको आप ग्राम में चेंज कीजिए। तो हमें समझ में आया कि एटॉमिक मास क्लैरिटी से क्या होता है। अब हम, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल से, एक एक एटम से तो डील करने नहीं वाले डेली लाइफ में, एक एटम, एक मॉलिक्यूल पानी का तो पिया नहीं मैंने, बहुत सारे पी लिया है। सो हमें बल्क मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। वैसे मैं सोच रही हूँ पहले ये सवाल में होमवर्क में डालूंगी, ठीक है? ट्राई करना इसको। हाँ, पहले ये काम और कर लेते हैं, बड़े छोटा सा काम और कर लेते हैं, फिर हम बल्क वाले की बात करेंगे।
बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको? तो क्लोरीन का एटॉमिक मास पता है आपको कितना होता है? क्लोरीन का कितना होता है धनंजय? अभी ये म्यूट करके बोलता है। 35 हाँ कितना? 35.5। फेयर ना, 35.5 होता है, सही बोला, लेकिन अजीब लग रहा है मुझे यार, क्योंकि मैंने आपको अभी एक बात सिखाई ना, कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये जो मास नंबर होता है इसी के आगे एएमयू लिख दो तो ये मास एएमयू हो गया, है ना? तो जब इस नंबर के आगे एएमयू लिखना है तो एटॉमिक मास में हमेशा होल नंबर होना चाहिए एएमयू में। समझ रहे मेरी बात? मेरी प्रॉब्लम समझे आप लोग? भाई एक न्यूट्रॉन का मास एक एएमयू, एक प्रोटॉन का मास एक एएमयू, टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो जितना मास नंबर उतने ही एएमयू एटम का एटॉमिक मास होना चाहिए, जिसको हम ग्राम में जब चाहे चेंज कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एक एटम का मास हमेशा होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना? मतलब ये, डू यू एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम? ये क्लोरीन का तो फ्रैक्शन में आ रहा है 35.5, ऐसे और भी केसेस है जहां पर फ्रैक्शन में मास लेते हैं हम। कॉपर का 63.5। क्यों होता है ऐसा? आइसोटोप की वजह से। यस धीरज, क्या बात है। एक्चुअली डू यू नो व्हाट आर आइसोटोप्स? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या कह रहे हो बेटा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अरे ये मत बोल देना भाई, Same number of एटॉमिक नंबर proton. खाली मत बोलना मेरे बच्चे। हाँ, अब जब नीरज ने डिफरेंट एटॉमिक नंबर वर्ड यूज ही कर लिया तो मैं इसको क्लियर कर दूं वंस एंड फॉर ऑल ऑफ द जिंदगी ऑफ माइंड टीचिंग केमिस्ट्री, कि भैया ऐसा है, एक एलिमेंट की आइडेंटिटी जानते हो क्या होती है? पहचान, उसका एटॉमिक नंबर। किसी, अगर मैं बोलूं क्लोरीन, ये नाम है 17 एटॉमिक नंबर का। 17 मतलब क्लोरीन, 18 मतलब आर्गन, 1 मतलब हाइड्रोजन। सो इट इज द identity. No two elements in this entire world can have same atomic number, and an element can never have different atomic numbers. Never. Understood? ये कभी गड़बड़ मत करना। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्लोरीन नाम का जो एलिमेंट है, इसके पास तरह तरह के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होना है, क्योंकि क्लोरीन एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर 17 में रहेगा। लेकिन मास नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एक ऐसा एटम जिसका मास है 30, मास नंबर 35 है, एक ऐसा जिसका मास नंबर 37 है। नीरज बहुत खुश हो रहा है। ओ कोई बात नहीं बेटा, चलता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं? डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट that of course have same atomic number but different mass number। समझ गए? उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। डेफिनेशन में आगे चल के लिखवाऊंगी इन द चैप्टर कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ कि इतना आपको पता हो, पता है ना? डिफरेंट एलिमेंट, पता तो था, अभी स्लिप हो रहा था मेरे माइंड से। कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि हो जाता है बहुत, इतना परेशान मत हो। सीखते वक्त ना बिल्कुल आराम से खुले दिल से पढ़ा करो, गलती करो क्लास में, प्रैक्टिस में खूब गलतियां कर लो, जिससे कि वो गलती एग्जाम में ना हो। बच्चे सीधा एग्जाम में गलती करते हैं क्योंकि पहले तो भी करते नहीं, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं नहीं चाहती आप ऐसा करो, खूब खुल के पढ़ो, राइट? तो खैर, अब क्लोरीन का ये जो ये वाले आइसोटोप्स हैं, इनका एटॉमिक मास कितना है? 35 एएमयू। और ये वाले जो आइसोटोप्स हैं, इनका एटॉमिक मास कितना है? 37 एएमयू। तो अगर पब्लिक मुझसे पूछेगी कि मैडम क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो मैं उसे 35 एएमयू बोलूं या 37 एएमयू बोलूं? आप लोग मैथ, फिर तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्यों निकालना पड़ा? माने पिछली बार आपका डाउट था बेटा, समझ में आया एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी हमें? और ध्यान से सुन लेना, इस पे एक सवाल आ सकता है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? ये मत करना इस आइसोटोप का मास प्लस इसका मास अपॉन 2, नहीं, नो, नेवर। क्या करना है सुनो, अब हम लोग को साइंटिस्ट के पास जाना है, वो हमें एक डेटा देंगे, परसेंटेज अबंडेंस का डेटा। परसेंटेज अबंडेंस मतलब ये कि नेचर में क्लोरीन कई तरीकों से प्रेजेंट है, NaCl के फॉर्म में, HCl के फॉर्म में, क्लोरीन गैस के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में यार। तो जितने भी क्लोरीन अवेलेबल है नेचर में, उन सबके सैंपल्स को लेके स्टडी करके ये पता लगाया गया कि जितना भी क्लोरीन है उसमें से कितने परसेंट क्लोरीन के 35 वाले एटम्स हैं और कितने परसेंट क्लोरीन के 37 वाले एटम्स हैं। ये आपको नहीं करना कि मैडम हमें भी करना पड़ेगा क्या प्रैक्टिकल, नहीं भैया, ये डेटा अवेलेबल है हमारे पास। और वो अबंडेंस आई
कि 35 वाला प्रेजेंट है 25% और 37 वाला प्रेजेंट है 75%। ये डेटा आपको मैंने दे दिया। परसेंटेज अबंडेंस या फिर अबंडेंस रेशियो भी बोल सकते हो, 1:3, है ना। अबंडेंस कुछ भी दे सकते हैं आपको, परसेंटेज अबंडेंस देंगे तब भी कर लोगे, अबंडेंस रेशियो देंगे तब भी कर लोगे। सवाल बहुत सिंपल है। अब तो पता है ना क्या करना है, क्या करना है। एक आइसोटोप की अबंडेंस इनटू उसका एटॉमिक मास, दूसरे की अबंडेंस इनटू उसका एटॉमिक मास, दोनों को जोड़ दो। तीन है तो तीनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद टोटल अबंडेंस से डिवाइड कर दो। यानी कि मैं इसे लिख कर दे रही हूँ उसको फॉर्मूले को। टोटल, ये किसका सिंबल होता है, टोटल, टोटल ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास, ये एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। ठीक है, समझ गया ना। मैं करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को। अपॉन टोटल अबंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मेरे पास डेटा है तो मैं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालूंगी। इस वाले का मास कितना है 35, इस वाले की अबंडेंस कितनी 25, तो 25 इंटू 35 प्लस 37 इंटू 75, सही कर रही हूँ ना। अपॉन टोटल अबंडेंस कितनी है 2575, 100, कितना आ जाएगा 35.5। समझ में आया कि नहीं आया। आप इसे रेशो से भी कर सकते हो, यहां पे कर देती हूँ रेशो से। इसकी रेशो 1, इसका मास 35, तो 35 इंटू 1 प्लस इसकी रेशो 3, इसका मास 37, 3 इंटू 37। टोटल रेशो ऐड कर दो, 3 + 1 4, तब भी आंसर आ जाएगा 35 समझिए होंगे इसको आप, है ना। तो सम ऑफ परसेंटेज इनटू अबंडेंस पक्का समझ गए, क्योंकि अभी एक सवाल देने वाली हूँ राइट नाउ एट दिस इंस्टेंट। मैम शायद रेशियो उल्टा होता था, इससे तो 36.5 आएगा। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो जैसे ऐसी बेटा ये डेटा जो है ना, ये मैं याद करके नहीं बैठी हुई हूँ, पर इस फॉर्मूले के हिसाब से तो आ गया ना आंसर हमारा। अच्छा, मतलब 37.5 आएगा, ये 75 कर लो यार। ये तो जो भी दिया हुआ सवाल में ये सही हो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। 3:1 अब आ जाएगा ना। धनंजय मैथमेटिशियन, अब ठीक है बेटा, अब आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। 25 इंटू 37 एंड 35 इंटू 50, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चंस रटे हुए नहीं हो सकते ना बेटा। ठीक है बेटा, तो मेथड समझ में आ गया अच्छे से सबको। ये बताओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ बढ़िया सा। अब इसमें दो तरह के सवाल देखो, मैं हमेशा, क्योंकि अभी तो बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हैं आज, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी कॉन्सेप्ट पे अपने दिमाग में दोहराया करो कि यार इस पे ये सवाल आ सकते हैं। एम आई रेडी फॉर दोस क्वेश्चंस जिसके ऊपर 2 सवाल आ सकते हैं, बल्कि 3। एक तो असर्शन रीजन, असर्शन रीजन को कितना अच्छा तैयार किया मैंने आपको हाथ ही हाथ, कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स कैन बी फ्रैक्शनल, हो सकता है ना फ्रैक्शनल, 35.5 आ रहा है ना। और रीजन, बिकॉज एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट आइसोटोप्स विद डिफरेंट अबंडेंस, ये सही रीजन है। डिफरेंट आइसोटोप्स से डिफरेंट उनकी अबंडेंस है। तो एक तो ये असर्शन रीजन बन गया इसके ऊपर। दूसरा कि भाई आपको ये दे देंगे अबंडेंस एंड एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालो, दूसरा क्वेश्चन बन गया। और तीसरा कि आपको एवरेज एटॉमिक मास दे देंगे, एक की अबंडेंस दे देंगे दूसरे की पूछेंगे, या एक का एटॉमिक मास दे देंगे दूसरे का पूछेंगे। तीसरे के बाद चौथा सवाल नहीं बनेगा इसके ऊपर। तो क्या हम तीनों सवालों के लिए तैयार हैं? 2 के लिए तैयार हो गए, तीसरे के लिए भी कर देती हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। बहुत ही घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन है, पर ये आपका जो पर्पस है वो सॉल्व कर देता है। मान्या बेटा दिख ही रहे हो। आराम से करना बेटा। Yes. चैट में एक दो आंसर, चैट में जिसका भी आता जा रहा है चैट में लिखते जाओ आंसर्स।
आ गया एक आंसर मेरे पास। करेक्ट अनमोल, वेरी गुड बेटा। करेक्ट धनंजय, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक का एटॉमिक मास 10 है, दूसरे का 11 है, और एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, परसेंटेज अबंडेंस नहीं दी इन्होंने, क्योंकि केवल 2 ही आइसोटोप है ना, तो मैं लेट कर सकती हूँ कि एक की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, मान लेते हैं x। 100 माइनस एक्स। दूसरी कितनी होगी बेटा? 100 माइनस एक्स। 100 मार्क्स, बिल्कुल सही, बस खत्म हो गया, क्वेश्चन में बचा नहीं कुछ। आपको पता ही है मास इनटू अबंडेंस प्लस मास इनटू अबंडेंस इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास अपॉन 100, है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एक आइसोटोप विच इज 10 इनटू इट्स अबंडेंस, 10x कर दो इसको बेटा, प्लस मास ऑफ दूसरा आइसोटोप विच इज 11 इनटू इसकी अबंडेंस। मान्या क्लियर है ना बेटा ये बात? अपन करेक्ट मान्या, करेक्ट, क्या बात है, वेरी गुड मान्या, आंसर दे दिया ऑलरेडी। अपॉन टोटल अबंडेंस 100 है। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, x मतलब B10 की अबंडेंस। समझ में आया कैसे करना था? अंश एंड नीरज, आपने आंसर नहीं दिया बेटा मुझे, गलत भी दो पर 2 जरूर चलेगा मुझे। और ऐसे 20। किया, ऐसे किया था। अच्छा ओ अच्छा, बाय द वे ना, मैंने अपने एवरीवन में दे दिया, सबको पता लग गया। अपने वाले उससे दिया करो, ठीक है। तो आज हमने बहुत बेसिक सी चीजें की है बेटा, पर ये इंपॉर्टेंट है सारी। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को पूरा मोमेंटम, सॉरी चैप्टर को पूरा मोमेंटम मिल जाएगा। पूरा मतलब मोल्स में घुस जाएंगे, मोल्स एंड एनटीपीएससी एंड एवरीथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, हम हर चीज को समझेंगे कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो विल डू दैट, थोड़ा सा रिवाइज करना अगर ये इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आज तो बेसिक सा पढ़ा है तो चलता है। आपकी क्लासेस होंगी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। इन 3 क्लासेस के अलावा, वैसे तो अभी 3 क्लासेस होंगी, लेकिन आपको टाइम टू टाइम मेरी पीडीएफ सॉल्व करनी है, टेस्ट डिस्कशन करने हैं, तो आपकी बाय वीकली 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार डिस्कशन सेशन हुआ करेंगे। जो भी नहीं होंगे, पहले चैप्टर थोड़ा सा हो जाए, पहले चैप्टर के बाद मोमेंटम बिल्ड होगा, तो वो आपको सेशंस मिला करेंगे, और उन सेशंस को भी मतलब दैट विल बी एडेड विद द क्लास। तो या दैट विल बी द एंटायर सिनेरियो। मिलते हैं परसों के दिन, ठीक है। और दैट विल बी इट फॉर टुडे बच्चों। मैं आपको भी तो इसका, मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद करूँ जरा।